तो अब स्टूडेंट्स हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। जैसा कि आप देखते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर के पार्ट में बताया भी था कि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें सबसे ऊपर सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इसके अलावा डेंड्राइट्स नाम के छोटे छोटे फाइबर की तरह बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं सेल बॉडी से, या एक बड़ी ब्रांच भी होती है जिसे डेंड्रॉन बोलते हैं। इसके अलावा एक लंबा सारा प्रोसेस निकलता है जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, उसे एक्सॉन कहते हैं। ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए, उसको आगे भेजने के लिए, जो कि हमारा एक किस्म का इलेक्ट्रिक या केमिकल मैसेज है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेसल ग्रैन्यूल्स के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। असल में ये क्या है? राइबोसोम्स अगर एसोसिएट कर जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ, तो इस पूरी एग्रीगेशन को, कॉम्बिनेशन को नेसल ग्रैन्यूल बोलेंगे। इसके अलावा आप देखते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स भी हैं। न्यूरोफिब्रिल्स मखसूस रेशानुमा साख्तें होती हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, ये न्यूरॉन में पाई जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपको पता है कि मखसूस प्रोटीन से मिलकर बनती हैं और ये साइटोस्केलेटन की एक किस्म है, तो ये भी मददगार साबित होती हैं सेल की शेप में और सेल के अंदरूनी काम करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो भी ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि न्यूरॉन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम का, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी खासी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। द सेल बॉडी और सोमा, जो इसकी सेल बॉडी है जो हमने अभी पिछले डायग्राम में देखी कि इसको सोमा भी बोलते हैं, वो मेन हिस्सा होता है। तो ये बायोसिंथेसिस करता रहता है मटेरियल्स की। बायोसिंथेसिस का मतलब है कि वो सारे प्रोसेसेस करना जिसके दौरान ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जो कंपाउंड्स हैं उनको तैयार किया जा सके। तो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ये सारी चीज़ें जो है तैयार होती रहती हैं। इफेक्टर्स जो है वो हमारे जिस्म में दो तरह के होते हैं, ग्लैंड्स और मसल्स। तो ये जो है ये दो तरह के, दो तरह से काम करते हैं। मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशंस पैदा करती हैं। अब इन्होंने आपको एक रिफ्लेक्स आर्क दिखाई है। रिफ्लेक्स आर्क है क्या? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये यहाँ पर आप देखते हो, रिफ्लेक्स आर्क, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 62 के ऊपर टॉप पे है जो मैं पढ़ रही हूँ। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। जब अचानक से कोई स्टिमुलस आता है तो आपकी बॉडी को उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स देना होता है, उस रिस्पॉन्स के नतीजे में जो बनने वाला रास्ता है, जिसमें हमारे जिस्म के ये तीन हिस्से काम करते हैं, रिसेप्टर, इफेक्टर और न्यूरॉन, तो उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसकी जो डिटेल है ये यहाँ डायग्राम के नीचे भी लिखी हुई है। याद रखें, आपकी बायो की बुक में डायग्राम्स के नीचे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डिटेल्स लिखी होती हैं। इनको आपने अपने जो बाकी की डिटेल दी होती है हेडिंग के नीचे, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन जो है वो तैयार करना होता है। अब आप देखते हो कि ये एक डायग्राम बनाई गई है। अब इसमें क्या शो किया गया है, अगर आप देखें तो स्टेप 1 पे एक पिन या कील जो है वो रखा हुआ है और गलती से उससे हाथ टच हो गया है। यहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इस पेन की वजह से डिटेक्शन करेंगे और हमें दर्द का एहसास दिलाएंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो कि न्यूरॉन्स की किस्मों में से एक किस्म है, वो ये पैगाम लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पैगाम पहुँचाएगा कि दर्द हो रही है और कोई चीज़ चुभ गई है। अब हमारा ब्रेन बहुत समझदार है, हमारे तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनका मास्टर है। ये फ़ौरन जो है वो एक्शन लेगा कि इस कील के चुभते रहने से तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी और नुकसान होगा। तो ये फ़ौरन क्या करता है, ये जो दूसरे मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो कि आप दूसरी तरफ यहाँ स्टेप 3 पर देख रहे हो, उसको पैगाम भेजता है कि तुमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, जो कि हमारे यहाँ पर इफेक्टर्स हैं, और हाथ को खींचना है और कील को निकालना है। इस तरह से आप देखते हो कि जब कभी भी कोई चीज़ अचानक से आपको चुभ जाती है और अभी वो नज़र भी नहीं आपको आ रही आती, तो आप फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। या किसी गर्म चीज़ से आपका हाथ छू जाता है, वो आपको अभी चीज़ पता भी नहीं चलती, लेकिन आप फ़ौरन से हाथ हटा लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की किस्में हैं और इसमें ये पाथवे होता है। अब आप देख रहे हो कि जो ब्रेन है उसमें से निकल रही हैं छोटी छोटी नर्व्स, दाएं तरफ भी हैं और बाएं तरफ भी हैं। वो नर्व्स जो ब्रेन से डायरेक्टली निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, कुछ जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे के जिस्म में जो हमारा वर्टिब्री के दरमियान से गुजर आता है उसको हैंडल कर लेता है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लगी हुई हैं। जहाँ पर भी गोल छोटा सा स्ट्रक्चर उन्होंने ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, वो असल में उन्होंने उस न्यूरॉन की सेल बॉडी को शो किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर नर्व देखो तो नर्व के दो हिस्से होते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। इन्हें रूट्स कहा जाता है। तो डोर्सल रूट जो है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स जो इस नर्व में हिस्सा ले रहे हैं, इस नर्व का स्ट्रक्चर है, इस नर्व का
पार्ट हैं उनकी सेल बॉडीज़ एग्रीगेटेड हुई हुई हैं, तो इसको कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड तक आया मैसेज और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेन तक चला गया। अब ये सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल मैंने आपको समझाई है ये वर्बली यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें आपने एक बात देखी कि जो रिसेप्टर हैं उन्होंने पैगाम सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुँचाया, सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया। बाज़ जो पैगामात होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही हैंडल कर लिए जाते हैं, उनको ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जाता। बाज़ पैगामात को पहले स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता है फिर ब्रेन तक भेजता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेंसेशन है, किस टाइप का जो मैसेज है वो है। लेकिन वो मैसेज कैसे जाता है, उस मैसेज का जो डिटेल है वो हमने पढ़नी है नर्व इम्पल्स के ऊपर। तो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन सबसे पहले आ गई। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये एक ऐसी लहर है जो न्यूरॉन्स के ऊपर दौड़ती है और इस दौरान इलेक्ट्रिक एज वेल एज़ केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये केमिकल मैसेजिंग भी करती है और इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग भी करती है। इसमें केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी चेंज होता है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहा जाता है। तो ये ट्रैवल करती है पूरे न्यूरॉन के ऊपर। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ए मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए। इसमें दो आइंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मैसेज बनाते हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम। हमारी जो सेल्स हैं जितने भी, और अगर हम स्पेशलाइज न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है और जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, इन दोनों में मखसूस तादाद में जो सोडियम और पोटाशियम आइंस होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर आप अंदर और बाहर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगा दो तो आपको पता चलेगा कि उन आइंस की प्रेजेंस की वजह से एक मखसूस जो पोटेंशियल है वो मेजर किया जा सकता है। तो वैसे तो आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आइंस की मूवमेंट की वजह से होता है कि पॉजिटिविटी कहाँ है, नेगेटिविटी क्या कहाँ है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन सेल्स के दरमियान बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल के अंदर की तरफ बात करेंगे। जब भी सेल कोई काम नहीं कर रहा होता तो उस वक्त उसमें नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाया जाता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये पहली डेफिनेशन हमारी लेक्चर की आ गई। अ टिपिकल न्यूरॉन एट रेस्ट इज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब एक न्यूरॉन काम नहीं कर रहा एट रेस्ट पर, उसको हम कंसीडर करेंगे, तो उसके बाहर पॉजिटिव आइंस ज़्यादा होते हैं और अंदर नेगेटिव आइंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बाहर ओवरऑल पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और अंदर ओवरऑल थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है। दिस नेट डिफरेंसेस चार्ज बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्योंकि इस वक्त रेस्ट पे है और हम कह रहे हैं कि ये भी काम नहीं कर रहा, तो ये हमारा जो पैगाम है, पैगाम रसानी का काम नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है। तो इस वक्त इसके को अगर हम पोटेंशियल जो है वो मेजर कर लें तो हम इसे कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सोडियम और पोटाशियम आइंस, जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया कि सोडियम और पोटाशियम आइंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जनाब हम देखते हैं कि नर्व सेल्स के अंदर और बाहर की तरफ एक फ्लूइड होता है, एक अंदर और एक बाहर। तो इसमें सोडियम और पोटाशियम दोनों पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करने के लिए। अब इसमें कुछ डिटेल्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सोडियम आइंस 10 फोल्ड हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन सरफेस। अगर हम एक सेल को खोलकर देखें तो उसके बाहर के एनवायरनमेंट में 10 गुना सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, वेयर एज पोटेशियम आइंस आर 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। जो पोटाशियम है इसी के मुकाबले में 20 गुना अंदर ज़्यादा है बमुकाबला बाहर। All the neurons have very active sodium and potassium pumps located in their cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में मखसूस चैनल्स, गेट्स या पंप्स होते हैं। चैनल्स और गेट्स का काम ये होता है कि ये अंदर आने वाली हर चीज़ को देखें कि क्या है। कुछ आइंस के लिए, कुछ प्रोटीन्स के लिए मखसूस चैनल्स या गेट्स होते हैं, इसी तरह सोडियम पोटाशियम के लिए भी होते हैं। और कुछ बड़े ऐसे स्पेशलाइज्ड गेट्स होते हैं जिनको पंप्स कहा जाता है। इन्हें पंप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एटीपी की शक्ल में, और फिर ये तो हम ये देख रहे थे कि जो पंप्स हैं वो स्पेशलाइज्ड ऐसे चैनल्स होते हैं लार्ज साइज़ के जो कि एटीपी को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इनको अंदर या बाहर भेजते हैं। इन्हें एटीपीएस पंप भी कहा जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सोडियम की बाहर और पोटाशियम के अंदर, और ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। अब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है फ़र्क
कि कोई चीज़ कहाँ कितनी ज़्यादा है। जब कोई एक चीज़ एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर जाएगी। तो ये फ़र्क है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर जाएगी। अगर दो जगह एक कंपाउंड, एक आयन एक जितनी मिकदार में लगभग सेम है, तो वो ना बाहर से अंदर जाएगा ना वो अंदर से बाहर जाएगा, बल्कि उसकी मूवमेंट नहीं होगी, ना होने के बराबर होगी, इक्विलिब्रियम में वो होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ जो है वो एक तरफ कम है और एक तरफ ज़्यादा है और हमने कम वाली जगह से मज़ीद उसको ज़्यादा वाली जगह पर खींचना है, तो फिर हम कंसंट्रेशन के फ़र्क के अगेंस्ट काम करें। और जब हम कंसंट्रेशन के फ़र्क के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमने एनर्जी जो है वो एक्सपेंड करनी पड़ती है। तो इस तरह से सोडियम और पोटाशियम आयंस को ये पंप कैसे करता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर भेजता है। यहाँ पर हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ करें, इसका मतलब है कि हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन, जो आपका सेल है उसमें प्रोटीन्स भी हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी हैं, आर मच मोर इनसाइड द मेम्ब्रेन देन द आउटसाइड। इनके ऊपर नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तादाद में अंदर होता है तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है और उसके मुकाबले में बाहर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मोर नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। कुछ जो पोटाशियम आयन है वो लीक भी होते रहते हैं स्पेशलाइज्ड चैनल्स की मदद से, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, वो मोर इम्परमेबल है टू पोटाशियम आयन। तो स्लाइटली ज़्यादा परमेबल होने की वजह से जो पोटाशियम आयन है वो भी लॉस होते रहते हैं। इसकी वजह से अगेन पॉजिटिविटी जो है वो और कम हो जाती है और एक तरफ जो है सेल की वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी बाकी की डिटेल ऐड करूँगी।